पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड वाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। यानी सियासत बगैर खून खराबे वाली जंग है, जबकि जंग खून खराबे वाली राजनीति है। ये सोच है अपने पड़ोसी देश चीन के एक ऐसे तानाशाह की जिसने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और चीन को दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल कराने के लिए भी बड़ा योगदान दिया। लेकिन इससे अलग दुनिया भर में उसकी छवि एक क्रूर हुक्मरान यानी तानाशाह की है। डिक्टेटर की इस कड़ी में कहानी माओ त्से तुंग यानी माओ की। माओ त्से तुंग लेनिन और कार्ल मार्क्स का प्रशंसक था। उसने लेनिनवादी और मार्क्सवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर एक नया सिद्धांत दिया जिसे माओवाद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीन की क्रांति को कामयाब बनाने के पीछे भी माओ त्से तुंग यानी माओ का हाथ रहा। चीन में माओ को क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट दल का सबसे बड़ा नेता माना गया। माओ के बारे में कहा जाता है कि उनका दिन रात को शुरू होता था और दिन भर का अपना सारा काम वो रात के वक्त ही किया करते थे। चीन के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी माओ त्से तुंग एक सैन्य रणनीतिकार होने के साथ कवि के तौर पर भी विख्यात हुए। एक कवि होने के बावजूद चीन का ये तानाशाह अपने विरोधियों को पसंद नहीं करता था। जो कोई भी उसका विरोध करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। साल 1949 में माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। वो 1949 से लेकर 1976 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के अध्यक्ष रहे। उस समय चीन एक खेतीहर मुल्क था। वहाँ उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं थे। माओ की कम्युनिस्ट क्रांति का आधार चीन के किसान थे। चीन में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो माओ को आधुनिक चीन के संस्थापक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर पूजते हैं। तो वहीं मानवाधिकारों के हनन और चीन के लोगों पर उसके विनाशकारी नतीजों के लिए उसकी नीतियों की आलोचना भी होती है। इसके बावजूद चीनी समाज और वहाँ की राजनीति पर माओ के प्रभाव को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान गांव में जन्मे माओ के पिता माओ येचांग एक गरीब किसान थे। लेकिन फिर किस्मत का सितारा बुलंद हुआ तो वो बाद में शाओशान के सबसे अमीर किसानों में से एक बन गए। माओ की परवरिश हुनान में ही हुई। माओ अपने पिता को एक बेहद कठोर अनुशासक बताते थे जो उनके 3 भाई बहनों समेत उन्हें अक्सर पीटते भी थे। साधारण परिवार में जन्मे माओ ने पारंपरिक चीनी शिक्षा हासिल की, लेकिन वो पश्चिमी विचारधाराओं और ख़ास तौर से मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित था, जिसके बारे में उसने कॉलेज के दौरान पढ़ा था। माओ ने शुरुआत में चीनी राष्ट्रवाद का समर्थन किया। वो साम्राज्यवाद के खिलाफ था। शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद माओ ने 17 साल की लुओ यिक्स्यू से शादी की, जो एक बड़े जमींदार की बेटी थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद बीवी से अनबन रहने लगी तो माओ अरेंज मैरिज का कट्टर आलोचक बन गया। फिर अपनी पत्नी से अलग रहने लगा और उसने लुओ को अपनी पत्नी के तौर पर पहचानने से भी इनकार कर दिया। साल 1910 में 21 साल की उम्र में लुओ यिक्स्यू की मौत हो गई। कहा जाता है कि माओ 20वीं सदी के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल था। ये भी माना जाता है कि माओ त्से तुंग की वजह से ही चीन अपनी नीति और अलग तरह के कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के रास्ते पर चलते हुए दुनिया का एक ताकतवर देश बनकर उभरा। चीन में साक्षरता, महिलाओं के अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का श्रेय भी माओ को ही दिया जाता है। चीन में माओ त्से तुंग ने ज़मीन और फसलों को लेकर कई तरह की योजनाएं शुरू की। इसी क्रम में साल 1958 में माओ ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से लॉन्च किया गया। इस योजना का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था को तेज़ी के साथ कृषि से औद्योगिक व्यवस्था में बदलना था। इस योजना के तहत छोटे कृषि समूहों को तेज़ी से बड़े सरमाएदार लोगों के समुदायों में विलय कर दिया गया और बहुत से किसानों को बड़े पैमाने पर
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के साथ ही लोहे और स्टील के उत्पादन पर काम करने का आदेश दिया गया। कुछ निजी खाद्यान्न उत्पादन पर पाबंदी लगा दी गई। जानवरों और खेती के उपकरणों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना के तहत माओ और दूसरे पार्टी नेताओं ने कई तरह की अप्रमाणित और अवैज्ञानिक कृषि तकनीकों को लागू करने का आदेश दिया था। चीन के किसान स्टील उत्पादन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम करने लगे तो खेती करने वालों की कमी हो गई। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का असर और ज़्यादा बढ़ गया। 1959 में अनाज उत्पादन में लगभग 15% की गिरावट आई, जिसके बाद 1960 में 10% की और गिरावट आई। फिर 1961 में भी कोई सुधार नहीं हुआ। जाहिर है कि माओ की ये योजना चीन के लिए घातक साबित हुई। इसकी वजह से चीन में इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। माना जाता है कि 1958 से लेकर 1962 के बीच 4 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बावजूद माओ के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो इतना ताकतवर था कि जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता, माओ उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल देता था। माओ ने मीडिया पर ऐसा शिकंजा कसा था कि चीन का मीडिया आज तक उस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाया है। बाद में चीन के मीडिया की हालत ये हो गई थी कि जब साल 1976 में माओ की मौत के बाद देंग शियाओपिंग ने चीन की सत्ता संभाली तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चीन के तानाशाह माओ की इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।